So hello everyone, in this video we are going to talk about immunization. So immunization आपके सामने है the schedule और हम इसे डिस्कस करेंगे और इसके बाद एक एक पॉइंट को उठा के देखते हैं कि डीपीटी में या पोलियो में जो वैक्सीन हैं उनमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. यू कैन सी दैट पीडियाट्रिक एंड चाइल्डहुड वैक्सीनेशन शेड्यूल. सो आप देख सकते हो वैक्सीन्स जो कि प्रेग्नेंट वुमेंस को लग रही हैं, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं. आप देख सकते हैं टेटनस का पहला डोज अर्ली इन प्रेगनेंसी. कोई भी इंसान उसे पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है तो पहला जो टेटनस का डोज है वो उसी टाइम लगेगा. टेटनस का जो सेकंड डोज होता है वो फर्स्ट डोज के 4 वीक्स यानी 1 महीने के बाद लगता है. आप देख सकते हैं जो तीसरा डोज है दैट इज टेटनस बूस्टर डोज, जो कि इफ़ रिसीव्ड 2 TT डोज इन अ प्रेगनेंसी विद इन लास्ट 3 ईयर्स. ओके, तो बूस्टर डोज जो है उसे तब लग जाएगा अगर उसने 2 TT के जो डोजेज हैं वो ऑलरेडी 3 साल के अंदर अंदर लिए हुए हैं, तो आप उसको बूस्टर डोज लगाकर काम चला सकते हो इफ़ शी इज़ प्रेग्नेंट. अगर मैं इनके डोज की बात करूं, आप देख सकते हैं 0.5, 0.5, 0.5 ml. So these are the doses for all tetanus injections. Next we have intramuscular route, intramuscular and intramuscular. So these are the routes of the tetanus. Okay, तो tetanus injection का जो route है that is intramuscular. और आप देख सकते हैं कि intramuscular की बहुत सारी sites होती हैं. आप डेल्टॉइड भी यूज़ कर सकते हो, डोर्सोग्लूटियल, डोर्सोवेंट्रिकुलर. तो लेकिन जो ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती है दैट इज़ अपर आर्म डेल्टॉइड मसल. तो यहाँ पर आप टेटनस का जो इंजेक्शन है वो लगा सकते हैं प्रेगनेंसी. लेकिन हम बात करते हैं इन्फेंट्स की. पीडिया के केसेस में इम्यूनाइजेशन कब, कौन सा पहले और कौन सा बाद में दिया जाता है. सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंजेक्टेबल इंजेक्शन है वो BCG का है. ओके, ये जन्म पर लगता है एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल टिल 1 ईयर ऑफ एज. तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम टेटनस का जो इंजेक्शन है वो पेशेंट को लगाते हैं. अगर मैं इसके डोज की बात करूं 0.1 ml ओके टिल 1 मंथ एज. तो आप देख सकते हैं कि जो 0.1 ml है वो पेशेंट को दिया जाता है. रूट जो है वो इंट्राडर्मली है और लेफ्ट अपर आर्म. सो राइट नहीं, लेफ्ट. तो लेफ्ट अपर आर्म में BCG का पहला जो डोज है वो पेशेंट को दिया जाता है. अगला जो इंजेक्शन है हमारे पास दैट इज हेपेटाइटिस B इंजेक्शन. हेपेटाइटिस B एज सुन एज पॉसिबल, जब भी बच्चा जन्म लेता है उसके बाद आप पेशेंट को लगा सकते हैं एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन 24 आवर्स. इसका जो डोज है वो 0.5 ml होता है. इंट्रामस्कुलर होता है, एंटीरियोलेटरल साइड ऑफ द मिड थाई. तो जो मिड थाई का एंटीरियर और लेटरल साइड पे आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं. तो ये इंट्रामस्कुलर है. तो बच्चे में जो सबसे पहले लगा BCG जो आपने इंट्राडर्मली देखा, ओके, जो कि आपने अपर आर्म में देखा, और दूसरा हेपेटाइटिस देखा जो कि थाइस पे लगा और इंट्रामस्कुलर था. थर्ड आप OPV देते हैं जो कि जन्म पे दी जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन द फर्स्ट 15 डेज. तो शुरुआती 15 दिन में या फिर जैसे जन्म बच्चा लेता है तो आप ओरल पोलियो ड्रॉप्स बच्चे को दे सकते हैं. इसमें जो ड्रॉप्स होती हैं वो 2 बूंद पोलियो की बच्चे को पिलाई जाती है जो कि ओरली पिलाई जाती है और ओरली ही उसका जो इफेक्ट है वो बच्चे के अंदर देखने को मिलता है. ओरल पोलियो वैक्सीन एक तो जन्म पर दी आपने, उसके बाद आप इसकी पहली डोज, सेकेंड डोज और थर्ड डोज. एक तो हो गई 0 डोज जो कि जन्म पर दी, उसके बाद आती है इसकी पहली डोज, सेकेंड डोज और तीसरी डोज. ये दी जाती है 6th वीक पे, 10th वीक पे और 14 वीक पे. अब बाकी के आप जितने भी इंजेक्शन देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डोज वो आप 6, 10 और 14 के हफ्ते के गैप में देखेंगे. तो जब बच्चे की उम्र 6 हफ्ता होगी, जब बच्चे की उम्र 10 हफ्ता होगी, मीन्स 10 वीक्स के गैप में, और नेक्स्ट 14 वीक्स के गैप में. तो जब आप देखेंगे कि ये गैप मेंटेन हो रहा है तब आप ओरल पोलियो की जो ड्रॉप्स हैं वो बच्चे को पिला सकते हैं.
2 ड्रॉप देना है, ओरली देना है और ओरली रूट रहता है। अब डीपीटी की बात करें तो सेम डीपीटी 1, 2, 3 डोजेस दिए जाते हैं, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज। जो पहली डोज दी जाएगी वो 6th वीक पे दी जाएगी, फिर 1 महीने के बाद 10th वीक पे दी जाएगी, फिर आप देख सकते हो 1 महीने के बाद 14th वीक पे दी जाएगी। और जो इसमें डोज होता है डीपीटी का, ओके, दैट यू कैन सी इट्स 0.5 ml, 0.5 ml। और ज़्यादातर 0.5 ml के जो डोज हैं वो हम इंट्रामस्कुलर ही दे रहे हैं, सो इंट्रामस्कुलर। और सेम एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड थाई, इंट्रामस्कुलर है तो बच्चे के थाइस पे ही दिया जा रहा है, ये चीज़ आप नोट कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेपेटाइटिस, सेम 6, 10 एंड 14। हेपेटाइटिस का फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और थर्ड डोज आप देख सकते हैं। यहाँ पे हेपेटाइटिस का जो पहला जो 0 डोज बोल सकते हो वो जन्म पर लगा था या 24 घंटों के अंदर, लेकिन जो इसकी पहली, दूसरी और तीसरी डोज है वो 6, 10 और 14 वीक्स पे लगती है। तो ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस 1, 2, 3 डोजेस एट 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक, 1 महीने के गैप में। 0.5 ml दिया जाएगा तो ऑब्वियसली इंट्रामस्कुलर होगा और थाइस पे लगाया जाएगा, एंटीरियरली, लेटरली, मिड थाई। नेक्स्ट हमारे पास मीजल्स आते हैं। मीजल्स आप देख सकते हो ऊपर अभी एक डोज भी नहीं दी गई है, तो जो मीजल्स का इंजेक्शन लगता है वो 9 मंथ पे लगता है। 9th कंप्लीटेड या 12 महीने, 9 और 12 के बीच में आप लगा सकते हैं। 0.5 ml डोज होता है, लेकिन ये इंट्रामस्कुलरली ना कर सबकुटेनियसली दिया जाता है, और जो कि राइट अपर आर्म में थोड़ा सा एंगल टेढ़ा कर सबकुटेनियसली दे सकते हैं। अगर वहाँ पे फैट बहुत ज़्यादा है तो आप you can apply 90 degree, but if the skin is very less, if you're pinching the skin and you're able to pinch the skin like less than 1 inches, then you need to apply at 45 degree. अदरवाइज आप मसल को पंचर कर सकते हो 90 डिग्री से, तो आप यहाँ पर 90 डिग्री इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो बहुत मोटा है तो आप 90 डिग्री कर सकते हो, अगर वो बहुत पतला है तो आपको 45 डिग्री यूज़ करना है। नेक्स्ट वी है विटामिन ए। विटामिन ए मीजल्स के साथ आप दे सकते हो, और ये 1 लाख यूनिट दी जाती है 1 ml में, ओरली बच्चे को पिलाई जाती है, ओरली। अब बात करते हैं बूस्टर डोजेस की, यानी कि चिल्ड्रन। तो हमने 1 से लेकर 9 महीना, 12 महीना तक सब कर लिया है। अब बात कर रहे हैं 12 महीने के बाद। तो गाइस जो 12 महीने के बाद का जो टाइम होता है वो 16 महीना होता है, ओके, ऑलमोस्ट हाफ, 1.5 साल। तो जैसे ही बच्चा 16 to 24 के बीच में आ जाता है, अब ये डोजेस लगना स्टार्ट होती हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है डीपीटी बूस्टर डोज 0.5 ml इंट्रामस्कुलर एंड एट द लोअर एस्पेक्ट ऑफ द मिडल थाई, एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिडल थाई। मीजल की दूसरी डोज, पहली डोज 9 मंथ पे लग चुकी है, तो जो सेकेंड डोज है वो 16 to 24 मंथ्स पे लगी है, सेम टाइम 0.5 ml बट सबकुटेनियसली, क्योंकि आप ऊपर भी देख सकते हो कि मीजल सबकुटेनियसली लगता है, राइट अपर आर्म में आप लगा सकते हैं। ओपीवी की बूस्टर डोज 16 to 24 मंथ्स पे लग सकती है, 2 ड्रॉप्स ओरली, एंड सेम जापानीज एन्सेफेलाइटिस भी सेम टाइम 16 to 24, यहाँ पे 0.5 ml और सबकुटेनियसली। तो आप मीजल्स और जापानीज एन्सेफेलाइटिस अलग अलग साइट्स पे लगा सकते हैं, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि 2 लाइव वैक्सीन और 2 किल्ड और लाइव वैक्सीन वी कैन गिव टुगेदर बट एट द डिफरेंट साइट्स। सबकुटेनियसली जापानीज एन्सेफेलाइटिस आप देख सकते हैं सबकुटेनियसली लेफ्ट अपर आर्म। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन ए। गाइस विटामिन ए जो है वो 9 मंथ पे लगा था, अब उसकी जो सेकेंड डोज है वो 16 महीने से शुरू हो जाएगी, और इसकी टोटल 9 डोजेज लगती हैं, 9th डोज, ओके। तो आप देख सकते हैं सेकेंड डोज 9th डोज तक 16 महीने के बाद शुरू हो जाती है, और हर डोज हर 6 महीने के गैप में लगती है। सो 16th मंथ पे लगी, फिर 6 महीने के गैप में अगली लगेगी, फिर 6 महीने के गैप में अगली लगेगी, फिर 6 महीने के गैप में अगली, ये चलता रहेगा 5 साल तक। 2 ml दिया जाता है 2 लाख यूनिट, जबकि 9 मंथ पे 1 लाख यूनिट था, अब यहाँ पे 2 ml दे रहे हो आप और 2 लाख यूनिट है, ओरली आप पेशेंट को दे रहे हैं। देन वी हैव डीपीटी, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस का बूस्टर डोज, जो कि आपके 6, 10 और 14 पे लगा था, अब वो बूस्टर डोज लग रहा है 5 से 6 साल में लग रहा है, और 0.5 ml इंट्रामस्कुलर सेम। टेटनस टॉक्सॉइड आपका लास्ट
10th ईयर और 16 ईयर में लग सकता है। आपको याद होगा जब हम लोग 5th और 6th क्लास में होते हैं तब हमें ये डोज लगता है। तो 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में लगता है। इसे आप बटक्स पे भी लगा सकते हैं और अपर आर्म पे भी, बट अपर आर्म ज़्यादातर प्रेफरेबल होती है। सो गाइस, गिव टेटनस 2 और बूस्टर डोज बिफोर 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में 36 हफ्ते से पहले आप दे सकते हो। हाउएवर गिव दीज इवन इफ मोर देन 36 वीक्स हैव पास्ड, तब भी लगा सकते हो। गिव टीटी टू वुमन इन लेबर इफ शी हैज़ नॉट प्रीवियसली रिसीव्ड एनी इंजेक्शन, देन वी हैव टू गिव हर ड्यूरिंग हर डिलीवरी। Japanese encephalitis vaccine is selected endemic districts after the campaign। एंडेमिक का मतलब क्या होता है? जो डिसीज वहाँ पे बहुत कॉमनली पाई जाती है, तो ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पर वो बहुत कॉमनली पाई जाती है वो एंडेमिक में आ जाती है। द सेकेंड एंड 9th डोज ऑफ विटामिन ए कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन 1 to 5 year old ड्यूरिंग बाय एनुअल राउंड्स इन कोलैबोरेशन विद द ICDS। तो ये सिंपल सा क्लियर है कि आप जो विटामिन ए के जो डोजेज हैं वो सेकंड से स्टार्ट कर 9th डोज आप लगभग जो है 5 साल के अंदर अंदर लगा देने चाहिए हैं, जिनके बीच में गैप एटलीस्ट 6 मंथ का होना है। और इन्हें आप जो हमारी ICDS है उनके साथ कोलैबोरेट करके भी दे सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक लिटिल बिट मोर अबाउट BCG, जिसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी ज़्यादा होनी चाहिए है। तो BCG का फुल फॉर्म बैसिलस कैलमेट-गुएरियन होता है। ये लिक्विड फ्रीज्ड आपकी वैक्सीन होती है, फ्रेश फ्रीज ड्राइड होती है। इसमें आपको NS डाल के डिजोल्व करना होता है। मे बी यूज्ड 1 hour ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन, ओके। एंड डोज 0.1 ml होती है। स्ट्रेंथ 0.1 mg इन 0.1 ml। इंट्राडर्मली लगाया जाता है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ट्यूबिकुलिन सिरिंज, जिसका दूसरा नाम ओमेगा माइक्रोस्टैट सिरिंज भी होता है, जो 26 गेज की होती है, वो यूज़ करते हैं। और इसका जो स्कार होता है वो शुरुआत में 2 से 3 हफ्ते लेता है पैप्यूल बनाने में। उसके बाद आप 4 से 5 हफ्ते में देख सकते हो कि 4 to 8 mm नाम का डायमीटर आपका डेवलप हो जाता है। 6 to 8 वीक्स में वो फट जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा वहाँ पर और शैलो अल्सर से बन जाएंगे, खड्डा जैसा हो जाएगा। 6 to 12 वीक में परमानेंट आपको वहाँ पर स्कार देखने को मिल जाएगा, राउंड स्कार। और 8 से 14 में अगर आप मोन्टेक्स टेस्ट करवाते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। प्रोटेक्टिव ड्यूरेशन 20 साल की होती है, आपको 20 साल की इम्यूनिटी देता है, लेकिन इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ओस्टियोमाइलाइटिस, डेथ, लिम्फ एडेनोपैथीज, एडेनाइटिस एंड प्रोलॉन्ग अल्सरेशन। तो गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिटी डाटा था आपके BCG के बारे में। नाउ लेट्स सी अबाउट मीजल वैक्सीन्स। ये लाइव वैक्सीन्स होती हैं। जितनी भी लाइव वैक्सीन्स होती हैं उसका निमोनिक है बॉय लव द क्राइम। तो क्राइम में जो M आता है वो आपका मीजल्स है। डोज इसकी 0.5 ml होती है। लाइफोलाइज्ड वैक्सीन होते हैं ये। रूट सबकुटेनियसली होता है, मीजल का रूट नहीं भूलना है। साइट आर्म होती है। डाइल्यूटेड वाटर होता है, जबकि BCG में NS था, यहाँ पर वाटर है। और डिस्टिल्ड और स्ट्राइल वाटर कुछ भी हो सकता है। यूज़ कर लीजिए इंजेक्शन को 1 या 4 घंटे, अगर आपने डिजोल्व कर रखा तो इसके अंतर्गत आपको यूज़ करना है। इसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी हो सकता है। कोल्ड चेन +2 to +8 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होती है। तीसरा हमारा आखिरी जो इंजेक्शन है लाइव एक्टिवेटेड या फिर इनएक्टिवेटेड भी बोल सकते हो आप। लाइव भी है और किल्ड भी है, दोनों प्रकार आते हैं पोलियो में। तो जो इसका पहला टाइप है दैट इज इनएक्टिवेटेड ऑफ साक, इसे साक भी बोला जाता है। IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन है ये, मैंने बता दिया आपको किल्ड है ये। फर्स्ट डोज 1 से 2 महीने में दी जाती है। ये इंड्यूस्ड ह्यूमोरल इम्यूनिटी करता है, जिसका मतलब है IgA, IgG, IgM, IgD, राइट, IgG इन्हें एक्टिवेट करता है। एडवांटेजेस क्या है इसके? ये सेफ है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में आप दे सकते हो। यूज ओवर 50 ईयर्स में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आप इसे यूज कर सकते हो। लेकिन जो आपकी ओरल फैबिन वैक्सीन होती है जो कि लाइव होती है, दैट इज नॉट सेफ एंड दैट इज नॉट यूज इन ऑल द कैंडिडेट्स। सो इसके जो है वो 0 डोज 1, 2, 3 एंड बूस्टर। तो मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। 0 आप जन्म पर देते हैं, जब भी जन्म है। फर्स्ट 10, 6, 10 और 14, 6 वीक्स पे, 10 वीक पे और 14 वीक पे। उसके बाद OPV की जो बूस्टर है वो 16 से 24 हफ्ते में आप देते हैं। देन आफ्टर मैकेनिज्म एक्शन की बात की जाए तो प्राइमरी मल्टीप्लिकेशन इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स, हमारे पेट के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं गट में,
वहाँ पे जाते हैं। सेकेंडरी मल्टीप्लिकेशन पेयर पैचेस में होती है। देन ओपीवी इंक्लूड बोथ सिंथेटिक एंड लोकल इम्यूनिटी, दोनों ही इम्यूनिटी ये एक्टिवेट करता है, इंड्यूस करता है। 2 ड्रॉप्स आप देते हो पेशेंट को। एडवांटेजेस के इजी टू एडमिनिस्टर, तो ये काफ़ी आसान होता है एडमिनिस्टर करना, आप देख सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन के तौर पे वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस हो सकता है। सो पहले क्या होता था कि जो पोलियो के जो वायल्स होते थे, लोग उनको डिस्कार्ड कर देते थे किसी पानी में या गार्बेज में, जिसकी वजह से वो पोलियो का जो वायरस था जो कि लाइव था वो उस पानी में पनप रहा था और उसने काफ़ी लोगों को पोलियोमाइलिटिस किया। इसीलिए पॉलिसी चेंज कर दी गई और जो वाइल्स थे एम्प्टी वाइल्स अब वो वापस लेना जारी कर दिया। तो जो भी यूज़ हो रहा है पोलियो उसका जो वैक्सीन का जो एम्प्टी वाइल है वो वापस आपको देना होता है, सबमिट करना होता है। तो गाइज आप उसके वाइल पर देखेंगे कुछ इस प्रकार के साइन होंगे। अगर आपके वाइल के ऊपर बाहर का हिस्सा ब्लू है और अंदर का हिस्सा वाइट है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वाइल मॉनिटरिंग का पैरामीटर है, जिसका मतलब है कि आप इसे यूज़ कर सकते हो। आउटर ब्लू एंड इनर वाइट। अगर बाहर का हिस्सा ब्लू है और अंदर का हिस्सा लाइट ब्लू है अब भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर बाहर का और अंदर का वाइल के जो ऊपर जो पैरामीटर बना हुआ है वाइल वैक्सीन मॉनिटर VVM, अगर ये बना हुआ है और इसका कलर बिल्कुल बराबर है, अंदर बाहर सब बराबर है, सर्कल के अंदर और सर्कल के बाहर बिल्कुल कलर सेम है, तो आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। आपको इसे डिस्कार्ड करना होगा और एम्प्टी जो वाइल है वो आपको वापस सबमिट करना होगा। और अगर बाहर ब्लू है और अंदर उससे भी ज़्यादा डार्क कलर हो गया है तब भी आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जो पोलियो वैक्सीन होते हैं, जो पोलियो वाइल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं हीट को लेके और आप उन्हें यूज़ नहीं कर सकते हैं अगर वो डैमेज हो गए हैं। तो इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं मदर को कि पोलियो वैक्सीन या पोलियो का जो ड्रॉप्स है वैक्सीन जो है आपकी वो यूज़ करने के बाद आप मदर को ब्रेस्ट मिल्क फीड करने के लिए नहीं मना करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारे जो माउथ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ऑल्टर कर सकता है और हमारा जो पोलियो जो ड्रॉप्स आपने पिलाए हैं बच्चे को वो डैमेज हो सकती है। उनकी जो हिमोरल एक्टिवेटेड जो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने वाला था वो नहीं हो सकता है। और ये IgA को भी एक्टिवेट करती हैं, तो क्योंकि जो मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें IgA इम्यूनिटी पाई जाती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, तो ये भी कहीं ना कहीं बाकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स को बनने में इंटरफेयर करते हैं। तो कभी भी पोलियो वैक्सीन आप दे रहे हो, ड्रॉप्स पिला रहे हो, तो आपको ब्रेस्ट मिल्क नहीं देना है। फर्स्ट रीजन टेम्परेचर एंड सेकेंड रीजन इज IgA। एंड थर्ड, आपको ये वाइल्स इंपॉर्टेंट देखने होते हैं, इनका वैक्सीन का जो वाइल मॉनिटर करना होता है और आपको इन्फॉर्म करना होता है एंटी वाइल्स को। आई होप गाइज आप लोगों को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोगों को जो BCG, मीजल्स और पोलियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीन है उनके बारे में भी थोड़ा और डाटा समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।